आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। 14th जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में कथित गड़बड़ी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है, क्या कोई बड़ा फैसला आया है। अदालत जो है वो तुरंत निर्णय के बजाय जो है सभी पक्षों को नोटिस देती है, जारी करती है, उसका स्टेटस समझना चाहती है कि भाई सरकार क्या क्या कहना है इस पर, जेपीएससी का क्या कहना है, जेएसएससी का क्या कहना है, जिन परीक्षाओं की। और मैं बताऊं कि केवल 14वीं जेपीएससी को लेकर ये था, लेकिन बाकी तमाम गड़बड़ियों का भी जिक्र किया गया, हवाला दिया गया है और छात्रों के आंदोलन का भी हवाला दिया गया है। सवाल तो ये भी है कि जेपीएससी में तो अध्यक्ष भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है, जवाब देगा कौन? नहीं, देखिए, ये तो एक तो अभी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। प्रस्ताव कार्मिक की ओर से गया है कि जो जेपीएससी पूरी तरह खाली पड़ा है उसके वहाँ नियुक्तियां जो है वो नए सिरे से हों, अध्यक्ष का और सदस्यों की नियुक्तियां होनी है। क्या सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया है और जब इसकी अगली सुनवाई होगी, क्या इस बात की आपको संभावनाएं दिखती है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो सकती है? इसकी थोड़ी भी संभावना आपको दिखती है? व्यक्तिगत अनुमान मुझे लगता है कि ये सीबीआई जांच की ओर बढ़ता हुआ मामला दिख रहा है मुझे। सीआईडी जो काम कर रही है, जो जांच एजेंसियां, जो राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, क्या वो भी साथ में ही काम करती हैं अगर इन केस अगर सीबीआई की जांच होती हो तो? नहीं, देखिए, ऐसे अचानक से जांच जो है, ठीक है, जांच को टेक ओवर करती है, लेकिन अब जांच की अथॉरिटी जो है वो सीबीआई हो जाएगी, इस बात को समझिए। कितना बड़ा नुकसान झारखंड को हो रहा है, झारखंड की इमेज पर इससे कितना बड़ा डेंट लग रहा है? और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है और इस नाइंसाफी का असर आपके गवर्नेंस पे पड़ता है। अल्टीमेटली नकारा लोग चले आते हैं तो गवर्नेंस तो ऐसा ही होगा ना। जब आप नकारा लोगों को बहाल कर लेंगे, पैरवी पुत्रों को बहाल कर लेंगे, नेताओं के रिश्तेदार बहाल हो जाएंगे, पर्चे लीक हो जाएंगे, तो कौन लोग बहाल होकर, जो लोग आ रहे हैं, जो सिस्टम में छनके आ रहे हैं, जो उच्च पदों पे आ रहे हैं, कैसे लोग हैं? नाकाबिल, नकारा। मैं कह रहा हूं कि ये एक तो परिपाटी जो आपने देखी गिरिडीह में, हजारीबाग में, उसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? दूसरा, छात्रों पर जो एफआईआर हुए हैं उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और तीसरा, जो पुतला दहन करने का कार्यक्रम था और छात्रों पर जो एफआईआर हुए और पुलिस की जो कार्रवाई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? थोड़ा अगर आप इससे कंक्लूड करें। एब्सोल्यूट पावर में है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में है तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी आवाज़ चुप करा सकते हैं। चुप कराना संभव नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। नमस्कार, द फोर्थ पिलर देख रहे हैं आप। हमारा नाम आकाश आनंद है। आज तारीख है 24 अगस्त और आज ही सुप्रीम कोर्ट में 14th जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में कथित गड़बड़ी के सामने आने के बाद एक पीआईएल दर्ज हुई थी, जिस पर आज सुनवाई हुई। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जयमाला बागची और जस्टिस मोहना की बेंच ने इस पर सुनवाई की है। एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे एक तरह से जवाब मांगा है सरकार से भी, साथ ही नोटिस जारी की गई जेपीएससी और जेएसएससी को भी। आज सुनवाई के दौरान क्या कुछ हुआ है, यह कौन लोग थे जिन्होंने याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की, सत्यम सिंह राजपूत वे कौन हैं, वे कौन वकील हैं जिन्होंने एक तरह से इस पूरे मामले पर याचिकाकर्ता की तरफ से वे बहस कर रहे थे। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। 14th जेपीएससी के पीटी रिजल्ट में कथित गड़बड़ी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश पारित किया है, क्या कोई बड़ा फैसला आया है, इस पर हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, वाराणसी प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शमुना चौधरी सर हैं। सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद आपका। सर, ये तो पहला सवाल कि आज सुनवाई हुई है, लेकिन हम सीधे सुनवाई पर जाएं और क्या वहां से आदेश निकल के आया उस पर जाएं। पहले हमारे दर्शकों को यही बताइए कि कौन थे जिनकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, और ये सत्यम सिंह राजपूत का नाम सामने आ रहा है, उस वकील का नाम जिन्होंने इस याचिका को लेकर के बहस की। हाँ, हरिशरण देवगम नाम के शख्स हैं जो अपने आप को सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं और सोशल मीडिया पे इसी हिसाब से एक्टिव रहते हैं। तो उन्होंने ये याचिका दायर की है। उनका कहना है कि झारखंड के छात्र लगभग 1 महीने से सड़क पे हैं, आंदोलन कर रहे हैं और परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। राज्य की जो एजेंसी है उसकी जांच में कई तरह की गड़बड़ियों की बात सामने भी आई है। 22 परीक्षाएं रद्द भी की गई हैं, 6 परीक्षाएं स्थगित की गई हैं और 17 परीक्षाओं को जाँच के दायरे में रखा गया है। तो जब इतने बड़े पैमाने पे गड़बड़ियों की बात सामने आ रही है तो इसकी जाँच जो है वो राज्य की एजेंसी के बजाय सीबीआई से या किसी सेवानिवृत्त जज की निगरानी वाली कमेटी से कराया जाना चाहिए। झारखंड के बाहर क्यों? हाँ, झारखंड के बाहर हो। तो इस पे उन्होंने मांग रखी थी अदालत के सामने याचिका में। तो याचिका देखिए, जब इस तरीके की याचिकाएं जाती हैं तो पहला प्रोसेस तो यही होता है कि
अदालत जो है वो तुरंत निर्णय के बजाय जो है सभी पक्षों को नोटिस देती है, जारी करती है, उसका स्टेटस समझना चाहती है कि भाई सरकार क्या क्या कहना है इस पर, जेपीएससी का क्या कहना है, जेएसएससी का क्या कहना है, जिन परीक्षाओं की। और मैं बताऊं कि केवल 14वीं जेपीएससी को लेकर ये था, लेकिन बाकी तमाम गड़बड़ियों का भी जिक्र किया गया, हवाला दिया गया है, और छात्रों के आंदोलन का भी हवाला दिया गया है। तो ये थ्योरी थी और पेश की गई। इस पे जस्टिस सूर्यकांत जो चीफ जस्टिस हैं भारत के सीजेआई हैं, उनकी अध्यक्षता वाली 3 सदस्यों की जो पीठ थी, उसने आज सुनवाई की, आज 24 अगस्त को। और सत्यम सिंह राजपूत ने दाखिल की है इनकी तरफ से, हरिशरण देवगम की ओर से। मनन मिश्रा और एक और अधिवक्ता थे, उन दोनों ने बहस की, और बहस के दौरान इन गड़बड़ियों का हवाला दिया गया। याचिका में जो बात कही गई थी और सीबीआई की जो ज़रूरत बताई जा रही है सीबीआई जांच की, इनकी तरफ से याचिकाकर्ताओं की ओर से उसके पक्ष में दलीलें पेश की गई। राज्य सरकार को जो नोटिस जारी किया गया, राज्य सरकार के अधिवक्ता वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने नोटिस स्वीकार किया, और अब उनको जवाब देना होगा। इनका पक्ष जानने के बाद अदालत की अगली प्रोसेस होगी। उन्होंने कहा है कि जल्द ही एक टाइम तय कीजिए, चीफ जस्टिस ने कहा है सीजेआई ने, और उसके हिसाब से कि जवाब दाखिल करने का इनको मौका दीजिए। इसके बाद आगे देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। हालांकि उन्होंने आज की सुनवाई में मौखिक तौर पे सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में कमेटी की थ्योरी को जो है वो खारिज कर दिया मौखिक तौर पे। कोई रिटन आदेश नहीं है, लेकिन मौखिक तौर पे उन्होंने कहा कि इसकी ज़रूरत नहीं समझ में आती है कि सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में जांच कराई जाए। तो जो भी है, तो एक बात तो साफ हो गई अदालत के आज के रुख से मोटे तौर पे कि जांच अब सीबीआई जांच पे डिसीजन होना है कि सीबीआई जांच होगी नहीं होगी। छात्रों के आंदोलित छात्रों की भी ये बड़ी मांग थी कि भाई सीबीआई से जांच कराइए, ये बड़ी मांग थी। जो 3 बड़ी मांगे थी उसमें एक मांग ये थी, लेकिन ये मांग सरकार ने स्वीकार नहीं की। मुझे लगता है कि अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि एक ऐसे सर्वोच्च अदालत में मामला चला गया है, तो यहाँ पे अब डिसीजन जो है वो अगले 8 दिनों 10 दिनों 15 दिन जो भी वक्त लगे, इनको जवाब दाखिल करने का टाइम मिलेगा, इनका अपना पक्ष रहेगा। इसके बाद जो है डिसीजन। सुनवाई की कोई तारीख मुकर्रर की गई? नहीं, अभी तो सुनवाई की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन हो सकता है शाम तक उन्होंने, उनका दफ्तर जो है उनको नोटिस किया है कि जल्दी सुनवाई की तारीख तय कीजिए। तो मैं समझता हूँ कि इस महीने या सितंबर का महीना जो है इस मामले में बहुत अहम होगा। अगस्त तो अब 24 तारीख हो गई है, एक हफ्ते के बाद का भी, तो सितंबर तो तय ही मान के चलिए। तो सितंबर पहले पखवाड़े तक मैं उम्मीद करता हूँ कि इस मामले में दोनों ओर से बहस हो सकती है और कोई नतीजा सामने आ सकता है। सर, ये 14 जेपीएससी को लेकर ही ये मामला था, तो मतलब आप तो हालांकि बता रहे हैं कि बाकी तमाम परीक्षाएं, जो परीक्षाएं रद्द की गई, इन तमाम परीक्षाओं का हवाला दिया गया। अगर ये मतलब प्रमुखता से 14 जेपीएससी को लेकर मामला था अगर, और हवाला दिया गया बाकी तमाम परीक्षाओं का, तो उसमें जेएसएससी को नोटिस भेजने का कारण समझ नहीं आया। नहीं, सभी पक्षों को कहा है, जेएसएससी को नोटिस जारी किया हुआ है नहीं। ये आदेश थोड़ा सा अभी रिटर्न आदेश अपलोड होने में थोड़ा टाइम लगता है सुप्रीम कोर्ट का, उसको देखना होगा। लेकिन संबंधित पक्षों को जारी करने, मतलब सरकार को भी, सरकार के अलावा जेपीएससी और संबंधित पक्षों को, तो संबंधित पक्षों में मैं समझता हूँ कि सीआईडी भी हो सकता है, जेएसएससी भी हो सकता है, क्योंकि उनका भी जिक्र है याचिका में, उनका भी कहा गया है। तो मैं समझता हूँ कि उनको भी नोटिस आना तय है। तो तमाम के पक्ष जो है वो जाने जाएंगे, इसके बाद जो है अदालत किसी फैसले पे पहुंचेगी। और सर, लेकिन मूल सवाल तो ये भी है कि जेपीएससी में तो अध्यक्ष भी नहीं है, सदस्य भी नहीं है, जवाब देगा कौन? नहीं, देखिए, ये तो एक तो अभी कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है। प्रस्ताव कार्मिक की ओर से गया है कि जो जेपीएससी पूरी तरह खाली पड़ा है, उसके वहाँ नियुक्तियाँ जो है वो नए सिरे से हों, अध्यक्ष का और सदस्यों की नियुक्तियाँ होनी है। और देखिए वो है, इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि अभी नहीं है, तो ये सरकार की जिम्मेदारी है ना। जेपीएससी को नोटिस जाएगा तो जिन लोक भवन की जिम्मेदारी है कि भाई जेपीएससी के पास एक सुप्रीम कोर्ट का नोटिस आया है, अब उसका जवाब देना है। तो कैसे जवाब जाएगा इन तमाम चीज़ों पे, तो ये सरकार का काम है। और मैं समझता हूँ कि इससे भी दबाव बढ़ेगा सरकार पे कि जेपीएससी में अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो जल्द से जल्द की जाए। और ये जरूरी भी है जनहित में कि एक संवैधानिक आयोग, एक संवैधानिक संस्था जो नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार है, सबसे बड़ी नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार है, उसको आप अनिश्चित काल तक के लिए खाली नहीं रख सकते हैं, नहीं रखना चाहिए। सर, अब तो चूंकि ये पूरा मामला सड़क से उठ के सदन तक, और सदन में भी पहुंचा है ना, वहाँ भी झारखंड से जो सांसद हैं वे तमाम लोग बड़ा हल्ला मचा रहे थे, और अब तो ये मामला सर्वोच्च न्यायालय तक भी पहुंच गया है।
जो मांग थी बच्चों की 26 दिनों तक जो लोग आंदोलन कर रहे थे वे कह रहे थे कि भाई सीबीआई जांच होनी चाहिए। सरकार लगातार इस पर कह रही थी कि हम सीआईडी जांच ही करा रहे हैं, इन्वेस्टिगेशन हम करा रहे हैं। क्या सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला गया है और जब इसकी अगली सुनवाई होगी, क्या इस बात की आपको संभावनाएं दिखती है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच हो सकती है? इसकी थोड़ी भी संभावना आपको दिखती है? नहीं, मुझे मेरा ये व्यक्तिगत अनुमान आप कह सकते हैं कि मुझे लगता है कि ये मामला सीबीआई जांच की ओर बढ़ता हुआ दिख रहा है। मैं जो समझता हूँ, देखिए, ये अदालत में जब सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो आप केवल अनुमान पे नहीं चल सकते हैं, लेकिन एक आदमी, मुझे लगता है कि जितनी तरीके की गड़बड़ियाँ सामने आई हैं इस जांच एजेंसी के जरिए और जितना व्यापक दायरा है, तो उस हिसाब से मैं ये समझता हूँ। देखिए, अभी सीआईडी की जांच हो रही है, उसमें 7-8 आईपीएस जो है वो लगाए गए हैं, बड़ा कुनबा जो है वो राज्य सरकार का लगा है। तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा दायरा जो है वो जांच के आयाम बहुत विस्तृत हो गए हैं। तो इस आधार पर भी मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसी को इसमें इन्वॉल्व किया जा सकता है। मे बी ये देखिए, ये पूरी तरह अदालत के सामने जो तथ्य पेश किए जाएंगे, राज्य सरकार का क्या जवाब होता है, इन चीज़ों पे है। लेकिन मुझे लगता है कि सामान्य तौर पे अगर आप एक अनुमान लगाना चाहते हैं तो मुझे ये मामला आपका व्यक्तिगत अनुमान? हाँ, व्यक्तिगत अनुमान मुझे लगता है कि ये सीबीआई जांच की ओर बढ़ता हुआ मामला दिख रहा है मुझे। ये सर, एक तो 15 इससे सितंबर पहले भी जेपीएससी की जो परीक्षाओं में गड़बड़ियाँ हुई थी, उनकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी। 11 परीक्षाओं की जांच सीबीआई कर रही है। तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब पुरानी जांच, पुरानी गड़बड़ियों की जांच सीबीआई से हुई है, तो इस आधार पर भी एक ट्रैक बनता हुआ दिख रहा है कि मुझे लगता है कि गड़बड़ियाँ, अगर उसी तरीके की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं और नए स्वरूप में सामने आ रही हैं, ओएमआर सीट की गड़बड़ियाँ सामने आ रही हैं, पैसे के लेन देन के मामले सामने आ रहे हैं, अभियुक्तों के बयान हैं तमाम तरीके की, ईडी की जांच शुरू हो चुकी है मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर के एंगल पे, तो मुझे लगता है कि केंद्रीय एजेंसियां देर सवेर इन्वॉल्व हो सकती हैं इसमें। सर, चूंकि आपको संभवतः इसकी जानकारी होगी इसलिए मैं पूछ लेता हूं, अगर सीबीआई जांच कराई जाती है या अगर कोर्ट का आदेश होता है कि सीबीआई जांच कराई जाए, तो क्या जो एसआईटी या जो सीआईडी जो काम कर रही है, जो जांच एजेंसियां, जो राज्य स्तरीय जांच एजेंसियां जो काम कर रही हैं, क्या वो भी साथ में ही काम करती हैं अगर इन केस अगर सीबीआई की जांच होती हो तो? नहीं, देखिए, ऐसे अचानक से जांच जो है, ठीक है, जांच को टेक ओवर करती है, लेकिन अब जांच की अथॉरिटी जो है वो सीबीआई हो जाएगी। इस बात को समझिए, जब अदालत ने सीबीआई जांच का मामला दिया तो एसआईटी की जांच, सीआईडी की जांच, उसका बहुत मतलब जो अब तक जांच हुई है वो तो ठीक है, सहयोग कर सकती हैं, लेकिन उसकी अथॉरिटी जो है वो सीबीआई हो जाती है। अथॉरिटी जो है कि अब सीआईडी कोई अपनी ओर से निष्कर्ष लेके आ जाएगी तो उसको, वो भी उनको सीबीआई के पास ही बताना होगा। तो सीआईडी की जांच चल सकती है, तमाम मुद्दों पे चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब सीबीआई जांच करेगी तो अथॉरिटी वही हो जाएगी। सबऑर्डिनेट की भूमिका में ये लोग? हाँ, हो सकते हैं। सीबीआई को जरूरत पड़े तो इनकी मदद ले सकती है, बहुत सारी चीज़ें, ये हो सकता है। ठीक बात। सर, अभी ये झारखंड में जिस तरीके का उबाल था छात्रों में, और वे लगातार मांग कर रहे थे सीबीआई, और इसके साथ साथ कई रिफॉर्म्स की भी मांग कर रहे थे, मामला सरकार के तहत तक गया, फिर सरकार ने कैबिनेट 4 घंटे की बैठक हुई और इसके बाद फिर फैसला हुआ कि भाई बहुत सी परीक्षाएं रद्द कर दी गई, 21 या 22 परीक्षाएं रद्द कर दी गई, कई परीक्षाओं पर सीआईडी की जांच बिठाई गई। इसके बाद ये मामला टिक ही नहीं पाया हाईकोर्ट में, हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया, और फिर ये मामला एक तरह से अदालत में चला गया, सुप्रीम कोर्ट भी चला गया, हाईकोर्ट में तो था ही, सुप्रीम कोर्ट भी चला गया। मैं ये समझना चाहता हूँ सर कि कितना बड़ा नुकसान झारखंड को हो रहा है, झारखंड की इमेज पर इससे कितना बड़ा डेंट लग रहा है, झारखंड के छात्रों को इससे कितना बड़ा डेंट है, क्योंकि सिर्फ सड़कों पर आंदोलन कर लेने से, मामले को न्यायालय में चले जाने से, क्या इन तमाम चीज़ों से जो लोग भुक्तभोगी हैं इसके, क्या वाकई वो उनको न्याय मिल रहा है इनसे? देखिए, सबसे बड़ा नुकसान समय का है। हर किसी का समय बहुत कीमती है। अब विवाद खड़ा हुआ है, ऐसा विवाद खड़ा हुआ है जिसकी वजह से जो छात्र, देखिए, छात्रों का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है कि रोजगार मिले, नौकरी मिले, सरकारी नौकरियां जो भी हैं वो ईमानदारी से हमको मिल जाए और तय समय पे मिले। अब ये जब विवाद, चाहे जांच एजेंसियों का मामला हो, आंदोलन हो, अदालतों में सुनवाई हो, तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान उनका महत्वपूर्ण समय, करियर का जो महत्वपूर्ण पड़ाव है वो खो रहे होते हैं उस समय। अब सालों साल नियुक्तियों की प्रक्रिया चलती रहे, अदालत के चक्कर में चले, जांच एजेंसियों के चक्कर में चले,
जेपीएससी के पद खाली रहने की वजह से नुकसान उठाना पड़े, परीक्षा लीक की वजह से, पेपर लीक की वजह से नुकसान उठाना पड़े, अल्टीमेट नुकसान जो है वो मेरिट का है। जो तो मैं ये समझता हूँ कि झारखंड जो है आज की, ये कोई आज की बात नहीं है। जब से झारखंड की पैदाइश हुई है, जब से झारखंड अस्तित्व में आया है, तब से ये मेरिट के कब्रगाह में तब्दील हो गया है ये राज्य। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। प्रतिभाओं का कब्र। एकदम बिल्कुल प्रतिभाओं का कब्रगाह हो गया है। आप देख लीजिए ना, कोई ऐसी परीक्षा है नियुक्ति की जिसमें निष्पक्ष तरीके से और बने बिना विवाद के कोई नियुक्ति हुई हो? 25-25 साल से लोग नौकरियां कर रहे हैं, उन पे भी विवादों की तलवार जो है लटकी हुई है, मुकदमों की तलवार लटकी हुई है और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभा रहे हैं वो। तो आप बताइए कि कैसे यकीन करे जो यहाँ का युवा है। ठीक है, सरकारी नौकरियां हर किसी के हिस्से में नहीं आ सकती हैं, लेकिन जो हैं वो तो ईमानदारी से हैं, जिस पे उनका हक बनता है उनको तो ईमानदारी से जो योग्य लोग हैं। और इसमें मैं बहुत बेबाकी के साथ कह रहा हूँ कि किसी भी पार्टी को, किसी भी सरकार को बरी करने की जरूरत नहीं है। इस हमाम में तमाम लोग नंगे साबित हुए हैं। तमाम पार्टियों ने झारखंड में बारी बारी से शासन किया है और तमाम जो है वो कोई भी किसी की प्रायोरिटी का एरिया रहा ही नहीं है। इसको ये इन्होंने एकदम बिल्कुल लेस प्रायोरिटी एरिया में रखा है, बल्कि है ही नहीं, प्रायोरिटी में कहीं है। और अब तो लूट का अड्डा भी बना रहा है। हाँ, लूट का अड्डा बना रहा है और छात्रों के साथ, युवाओं के साथ नाइंसाफी हो रही है। और इस नाइंसाफी का असर आपके गवर्नेंस पे पड़ता है अल्टीमेटली। नकारा लोग चले आते हैं तो गवर्नेंस तो ऐसा ही होगा ना। जब आप नकारा लोगों को बहाल कर लेंगे, पैरवी पुत्रों को बहाल कर लेंगे, नेताओं के रिश्तेदार बहाल हो जाएंगे, पर्चे लिख हो जाएंगे, तो कौन लोग बहाल होकर, जो लोग आ रहे हैं, जो सिस्टम में छनके आ रहे हैं, जो उच्च पदों पे आ रहे हैं, कैसे लोग हैं? नाकाबिल, नकारा, मेरिट के डकैत, ऐसे लोग आ रहे हैं। तो इससे अल्टीमेट असर तो राज्य की सेहत पे पड़ता है, उसके गवर्नेंस पे पड़ता है। इस चीज़ को भी समझने की जरूरत है। कोई सरकार, अगर सरकार के बदलने से ही केवल गवर्नेंस नहीं बदल सकता है, अधिकारी योग्य होने चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में काबिलियत होनी चाहिए। यहाँ तो विधानसभा की नियुक्तियों में गड़बड़ियाँ आ जाती। बताइए, विधानसभा में और दो पूर्व विधानसभा अध्यक्षों पे उंगली उठी है। इंदर सिंह नामधारी, आलमगीर आलम मुकदमे चल रहे हैं। विधानसभा का भी वही हाल है। तो तमाम जगहों पे मैं तो कह रहा हूँ कि कोई ऐसी परीक्षा बता दे, कोई सरकार बता दे कि हाँ ये परीक्षा बेदाग हुई है। कोई भी सरकार बता दे, बाबूलाल मरांडी से लेकर अब तक की सरकारें बता दें कि हाँ ये परीक्षा हमने बेदाग कराई। गाल बजाने की बात अलग है। गाल बजाने के लिए किसी को कोई रोक भी नहीं सकता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। तो होता यही है कि जब आपका शासन है तो हम सड़क पे आएंगे और हम कहेंगे कि आप बड़े भ्रष्ट हैं। जब उनका शासन होगा तो ये कहेंगे कि बहुत भ्रष्ट हैं। युवाओं की भी यही शिकायत है। कह रहे थे ना कि भाई, कि जब रघुवर दास का शासनकाल था और तब गड़बड़ियाँ हो रही थी, तो हेमंत सोरेन जिस तरीके से हमारे साथ हो रही नाइंसाफियों को लेकर मुखर थे, अब इतने दिनों तक चुप क्यों है? ये हेमंत सोरेन पे सवाल उठा रहे थे। आज जो है वो बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, सारे लोग मुखर हैं। लेकिन जब आपका समय होता है, जब आप सत्ता में होते हैं, तब आप भी उसी ढर्रे पे चलते हैं। अनिमा हासदा का एक बयान था। उन्होंने कहा कि जो तमाम चीज़ें चल रही थी जेपीएससी में, उसको लेके उन्होंने वर्तमान के उच्च शिक्षा मंत्री सुदेवी कुमार सोनू को इसकी जानकारी दी थी। अगर यह पूरा मामला सीबीआई पर जाता है, सीबीआई के पास जाता है, अगर अगली सुनवाई के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर लिया कि नहीं, इस पूरे मामले की जांच सीबीआई करेगी, तो क्या सरकार की जो मुख्य चेहरे हैं या सरकार के भरोसेमंद चेहरे हैं, जिनको लेके अभी हवाओं में बातचीत चल रही है, इशारों में बातचीत चल रही है, सांकेतिक तौर पर बातचीत चल रही है, क्या उन पर भी मतलब एक तरह से वो भी फंस सकते हैं? उसकी संभावनाएं भी हैं, क्योंकि नाम कई बार आ रहा है, कई मीडिया रिपोर्ट्स में भी जिक्र आ रहा है, कई बार लोग बातचीत के क्रम में भी बोल रहे हैं। नहीं, देखिए, अनिमा हासदा का बयान क्या है ये मैंने देखा नहीं है और अधिकृत तौर पे मुझे नहीं जानकारी है कि क्या उन्होंने कहा है। लेकिन अगर उन्होंने किसी का नाम लिया है तो अब अनिमा हासदा, ये जो मौजूदा एजेंसी जो जांच कर रही है, सीआईडी और एसआईटी जो जांच कर रही है, अनिमा हासदा से उन्होंने उस सदस्य की हैसियत से पूछताछ की है या फिर उनको एक आरोपी की तरह ट्रीट कर रही है? कैसे कर रही है? किसका बयान है? किस हैसियत में बयान है? ये तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत होगी पहले। दूसरी बात कि जांच में जो बातें सामने आती हैं, राज्य की एजेंसी भी ईमानदारी से जांच करे। तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि भाई अगर हमारे घर तक भी बात पहुँचती है तो आप आइए, वहाँ भी आपका स्वागत है। जाँच एजेंसियाँ हमारे यहाँ
अगर कोई जांच का सिरा पहुंचता है तो वहां तक जांच होगा। तो ये तो तय है जो आप कह रहे हैं कि रसूखदार चेहरे जो हैं, जांच जब होगी। सुप्रियो भट्टाचार्य की पत्नी अजीता भट्टाचार्य का भी नाम, उनका पीए गिरफ्तार हुआ है, उनका पीए गिरफ्तार हुआ है 40 लाख रुपए लेने में, आरोप है उस पर। अब अजीता भट्टाचार्य का स्टेटस क्या है, बाकी और 2 सदस्यों का है स्टेटस क्या है, उन पे किस तरीके के आरोप लगे हैं, इन तमाम चीज़ों की जांच सीआईडी एसआईटी कर रही है। जांच की दिशा क्या है, कुछ चीज़ें जो देखिए जांच एजेंसियों की जांच से वो बातें सामने आ रही हैं जो वो बताना चाहते हैं, या जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सोर्स को बताते हैं, जिसके जरिए मीडिया कोई हवा में तो बात कर नहीं रहा है भाई। वहाँ से जो बात नहीं बताना चाहते होंगे, या जो बात नहीं सामने आ रही है सतह पे, तो वो बात जांच एजेंसियों के जाने कि हाँ वहाँ तक मामले में सच्चाई क्या है, कौन इन्वॉल्व है, क्या है, किसका नाम लिया गया है, किनके नाम बाहर नहीं आ रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि एक तटस्थ एजेंसी आएगी, सेंटर की एजेंसी होगी तो शायद मामला जो है। हालांकि देखिए सीबीआई का भी रिकॉर्ड जो है वो झारखंड की परीक्षाओं, जो 11 परीक्षाओं में गड़बड़ी बहुत अच्छा नहीं रहा है। और आप कह नहीं सकते हैं कि सीबीआई ने जांच किया और बहुत एकदम कंक्रीट रिजल्ट आ गया और न्याय हो गया वहाँ से, ऐसा भी नहीं है कि हाँ। पर इससे होता ये है कि जांच का थोड़ा दायरा व्यापक हो जाता है, कुछ और चेहरे एक्सपोज हो जाते हैं। न्याय की प्रक्रिया तो इस देश में जांच एजेंसियों का जो रवैया है इन परीक्षाओं के मामले में, इससे पहले भी देखिए आप नीट की परीक्षा 2024 में लीक हुआ था, उसकी भी सीबीआई जांच हुई थी, क्या हुआ, कहाँ हुआ, किसको सजा हुई, फिर दोबारा परीक्षा लीक हुई 26 में। तो आप समझिए कि सीबीआई और बाकी एजेंसी में मामला चला गया तो ऐसा मत समझिए कि हाँ एकदम, हाँ कि एकदम दूध का दूध पानी का पानी तुरंत हो जाएगा, ये बात भी आप मत कहिए। चीज़ें हैं, अब इस देश का सिस्टम ऐसे ही एजेंसियों के हवाले है। और कोई भी एजेंसी जो है, सीबीआई को भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार कहा था कि भाई पिंजरे में कैद तोता है, जैसा कहता है उसका मालिक, केंद्र सरकार जैसा कहती है ऐसा। तो पॉलिटिक्स जो है ना, सबका नियंत्रक जो है वो सत्ता है। जांच एजेंसियां जो हैं कहने को स्वतंत्र हैं, कहने को आयोग है, लेकिन सब पे नियंत्रण तो भाई वो अपने अपने मालिक की हुक्म बरदार है। तो हो सकता है कि जो जांच चल रही थी पहले से, उसमें ऐसे लोगों के चेहरे होंगे, कुछ होंगे जिनके खिलाफ कार्रवाई के लिए संकेत नहीं मिला हो ऊपर से। तो बहुत सारी बातें होती हैं और तमाम चीज़ें हैं। पॉलिटिकल लाभ मुनाफे के लिए जब आप जांच एजेंसियों का इस्तेमाल करने लगते हैं तो उनका असर ऐसा ही होता है। बहरहाल ये उम्मीद की जानी चाहिए, छात्रों के पक्ष में अगर आप खड़े हों तो हम ये चाहेंगे जांच चाहे सीआईडी करे, चाहे सीबीआई करे, चाहे जैसे भी सरकार कराना चाहे, लेकिन दूध का दूध पानी का पानी करने का वक्त जरूर आ गया है। पानी सिर से ऊपर गुजर गया है, ये मैसेज छात्रों ने दे दिया है। सर एक आखिरी सवाल, इसके बाद हम लोग इस बातचीत को क्लोज करेंगे। मेरा मूल सवाल ये भी है कि भाई आखिरी दिन जब पुतला दहन किया जा रहा था, उसके बाद कई तरह की घटनाएं सामने आईं। कई जगह पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का पट्टा पहने लोगों ने लाठियां चलाईं, हॉकी स्टिक से मारा भी गया। मैं कह रहा हूं कि ये एक तो परिपाटी जो आपने देखी गिरिडीह में, हजारीबाग में, उसको लेकर सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया क्या है? दूसरा, छात्रों पर जो एफआईआर हुए हैं उसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? और तीसरा, जो पुतला दहन करने का कार्यक्रम था और छात्रों पर जो एफआईआर हुए और पुलिस की जो कार्रवाई है उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? थोड़ा अगर आप इसे कंक्लूड कर पाएं। नहीं देखिए, होता यही है कि कोई भी सरकार हो, दिल्ली की हो, राजस्थान की हो, झारखंड की हो, कहीं की भी सरकार हो, सरकारों को अच्छा नहीं लगता है कि उनके बारे में कोई सड़क पे उनको भला बुरा कहे। उनके बारे में जिंदाबाद इनको बहुत समझ में आता है। मुर्दाबाद और नारे पुतले जब होने लगते हैं तो इनको लगने लगता है कि यार आज तो हमारी बात सड़क पे हो रही है, लेकिन आज, और वो अपने पर्सनल ईगो का सवाल बना लेते हैं अक्सर। अब झारखंड की बात कीजिए कि भाई देखिए पुतला जलाना ठीक है, प्रशासन कहता है कि भाई उसके लिए इजाज़त लेने की प्रक्रिया है, लेकिन क्या इजाज़त लेने की प्रक्रिया जो है वो सरल है नहीं है? इजाज़त देंगे नहीं देंगे? भाई लोकतंत्र में अधिकार तो है, कहीं ना कहीं विरोध का अधिकार तो आप देंगे। तो विरोध तो हक है, और नहीं भी देंगे अधिकार तो जनता स्वतः उतरेगी। अब आप केस करें, मुकदमे करें, तमाम तरीके की चीज़ें, कार्रवाइयाँ करें, लेकिन इससे लगता है कि जनता की आवाज़ दब जाएगी, तो ये किसी भी हुकूमत के लिए अच्छी बात नहीं है।
और मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में विरोध के स्वरों को, मैं क्या कहता हूँ, तमाम लोगों ने कहे हैं कि विरोध के स्वरों को बराबर महत्व दिया जाना चाहिए, समझा जाना चाहिए, बहुत कायदे से एड्रेस किया जाना चाहिए। अब दमन के, अब एफआईआर करके अगर उन्होंने वाकई कोई गलती की है तो एफआईआर हो सकता है। अब भाषा का नियंत्रण, जैसे आप कह रहे हैं कि जिन्होंने किसी ने भाषा का इस्तेमाल किया, अमर्यादित भाषा, हाँ, और लाठी, वो बिल्कुल ही अच्छा बात है। देखिए, टकराव जो है वो अगर माहौल ऐसा बनेगा कि राज्य का ताना, जो सौहार्द का ताना बना है, अगर वो बिगड़ेगा तो उसकी आंच में अल्टीमेटली झुलसना सरकार को, इस बात को समझ ले। उसमें किसी सड़क के आदमी का तात्कालिक तौर पे, एक व्यक्तिगत तौर पे नुकसान जो होना है वो तो होगा, किसी का हाथ टूट जाए, किसी का पांव टूट जाए, किसी को मुकदमों की तारीख पे बार बार हाजिर होना पड़े, उसका नुकसान तो है ही है। लेकिन अल्टीमेटली जो है उसकी आंच में सरकारों को झुलसना पड़ता है। हम लोगों ने इसी राज्य में उदाहरण देखा है कि डोमिसाइल में के विवाद में राज्य जैसे झुलसा था, तो किसको खामियाजा भुगतना पड़ा? सरकार को भुगतना पड़ा। और बाबूलाल जी का करियर जो है वो उनके करियर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक रहा। तो अगर ऐसे हालात पैदा होते हैं, बहुत टकराव वाली स्थिति पैदा होती है, बहुत हिंसा वाली स्थिति पैदा होती है, बहुत लोगों पे अनावश्यक मुकदमे थोपे जाते हैं, तो नुकसान तो है लोगों का, जिन पे थोप रहे हैं उनको परेशान तो आप करेंगे तात्कालिक तौर पे, लेकिन आपका कितना बड़ा नुकसान होगा और राज्य का कितना बड़ा नुकसान होगा, इस बात को भी समझने की ज़रूरत है। तो हुकूमतें जितनी जल्दी ये बात समझ जाएं उतना बेहतर है। और ये हुकूमतों का होता है, उनको लगता है कि हम एब्सोल्यूट पावर में हैं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हैं, तो कुछ भी कर सकते हैं, किसी की भी आवाज़ चुप करा सकते हैं। चुप कराना संभव नहीं है, इस बात को समझ लीजिए। अगर नाइंसाफ़ी हो रही है तो आवाज़ें उठेंगी, उसको कायदे से एड्रेस करने की ज़रूरत है। कहीं आपसे चूक हो रही है तो उसको पहचानने की ज़रूरत है। आप अगर, कोई भी सरकार चाहेगी कि ताकत के बल पे, एफआईआर की बदौलत, आप खुद नहीं डरते साहब, आप पे जब एफआईआर होता है, जब आप रहते हैं, जब आप पे मुकदमे होते हैं, तो आप मंचों पे खड़े होकर दहाड़ते हैं कि डाल दो जेल में। तो आपके पास अगर वो आत्मबल है तो जनता जो सड़कों पे है, जो रोज अन्याय झेल रही है, वो, उसका आत्मबल कितना बड़ा हो सकता है। और जब एक साथ सामूहिक तौर पर गुस्से का प्रकटीकरण जब होगा और होता है, तो हर तख्त जो है वो हिल जाता है। इस बात को समझने की जरूरत है। तो हमारे साथ शंभुनाथ सर थे। इशारों में संकेत, हम चूँकि पत्रकारिता के विद्यार्थी हैं और सर हम जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाते भी हैं, तो अब जब शिक्षक संकेत में बात करें तो हम जैसे लोग तो सीखते ही हैं कि संकेत में कैसे बात की जानी चाहिए। एक वो शेर है ना कि कौन सी बात कहाँ कही जाए, कौन सी बात कब कहाँ कही जाए, अगर वो बात सही हो तो हर बात सुनी जाती है। तो शंभुनाथ सर की बात मुझे लगता है कि द फोर्थ पिलर के तो आम दर्शक समझते ही हैं, सरकारों तक, हुक्मरानों तक भी ये संकेत गया होगा। बाकी सुप्रीम कोर्ट में आज जिस मामले को लेकर सुनवाई हुई, उस पर हम लोगों ने 360 डिग्रीज पर बात की कि भाई उसके अलग अलग पहलू, सीबीआई जांच की संभावनाएं, जो याचिकाकर्ता थे वे कौन हैं और उनकी तरफ से कौन सी याचिका लगाई गई, उस याचिका में मूल रूप से क्या थी। दूसरा, हमने इस पर भी बातचीत की कि हाल के दिनों में जो घटनाक्रम देखने को मिला, पुतला दहन कार्यक्रम में जिस तरीके से एफआईआर दर्ज हुए, है ना, और जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का काम दिखा, फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक जिस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे या जो गुस्सा प्रकट कर रहे थे, चूँकि उनके सबसे बड़े नेता का पुतला दहन किया जा रहा था, तो जाहिर है कि गुस्सा होता, लेकिन वो तौर तरीके पर जिस तरीके से विपक्षियों ने सवाल किया, उसको लेके भी हमने बातचीत की, उस पूरे मामले को भी हमने एड्रेस करने की कोशिश की है। साथ ही अगर सीबीआई जांच होती है तो क्या बड़े रसूखदार चेहरों तक भी जांच की आंच पहुंच सकती है? क्या सरकार की इमेज पर डेंट पड़ सकता है? क्या बड़े चेहरे, निर्णायक चेहरे जो राज्य में सबसे बड़े चेहरे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बाद, क्या उन पर भी एक तरह से शिकंजा कसा जा सकता है? तो इन तमाम मसलों पर हमने विस्तारपूर्वक बातचीत की है। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। बाकी आप देखते रहिए द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे विकी, और हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार, रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी सर। सर शुक्रिया आपका। बहुत धन्यवाद आपका।